नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जुबेर द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हो। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र। प्राधिकार हमें स्वतंत्र कार्रवाई की जिम्मेदारी से मुक्त करता है। स्टार हॉक। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इसे कैसे छीना गया। अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करना समृद्धि का एक स्वाभाविक परिणाम है। अपने विस्तार की सीमित करना सहज नहीं है, हालांकि अपनी रक्षा करना सहज है। अधिकार। आज सुधार की राह पर चल रहे लोग पिछली पीढ़ियों की उस विरासत से जूझ रहे हैं जो ईश्वर की पुरुष को स्त्री पर और माता पिता को बच्चे पर पूर्ण अधिकार मानती थी। सबसे निचले पायदान पर मौजूद बच्चों को देखा जाना था, सुना नहीं जाना था। एक अच्छा बच्चा शांत आज्ञाकारी बच्चा होता था जो अपने माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ता था। छड़ी को बख्शना बच्चों को बिगाड़ना था और बच्चों की इच्छा को तोड़ना उसके भले के लिए किया गया एक दयालु कार्य माना जाता था, ताकि उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके। इसे पूरा करने के लिए कई तरह के उपयोग किए जा सकते हैं, जिनमें अस्वीकृति और रुखाई से लेकर मौखिक क्रोध और शारीरिक मारपीट तक शामिल है। कभी कभी अनजाने बच्चे को ऐसी सजा का भागीदार बना दिया जाता है, उसे बाहर जाकर खुद को कीड़े मारने के लिए स्विच काटने का आदेश दिया जाता है। बिना मन से आए बुदबुदाने के लिए कहा जाता है, या आत्मरक्षा में झूठ बोलना सिखाया जाता है। इस प्रकार हमारी इच्छा शक्ति को लूटा और विकृत किया जाता है और फिर हमें हमारे ही उत्पीड़न में एक साधन के रूप में वापस किया जाता है। बच्चों को पालन पोषण से जुड़ी ऐसी मान्यताएं जो बच्चों की सुरक्षा और व्यक्तिगत पहचान को उनके अपने भले के लिए नकारती है, एलिस मिलर द्वारा जहरीली शिक्षा शास्त्र कहलाती है। लोग अपनी बुराइयों के बारे में, इस तरह के व्यवहार के हकदार होने के बारे में खुद को सच मानने वाले आत्म नकारात्मक विश्वासों से उबरने के लिए सालों से सालों में ऐसी बिता देते हैं। जब तक ये मान्यताएं बनी रहेंगी, ये अगली पीढ़ी को भी मिलती रहेंगी। हमारी संस्कृति बुनियादी प्रवृत्तियों को नकारने पर आधारित है। इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए हम अपने बच्चों को कुछ अलग सीखने का मौका मिलने से पहले ही सिखा देते हैं और इस तरह वे खुद के खिलाफ बट जाते हैं और बड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बट जाते हैं। अधिकारिता एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी के जीवन में मौजूद है। बचपन में हम अपने माता पिता, देखभाल करने वालों, बड़े भाई बहनों, आयाओं और स्कूल शिक्षकों के अधिकार से जूझते हैं। अधिकार के ये मॉडल इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने आंतरिक अधिकार को कैसे विकसित करते हैं। केवल आंतरिक अधिकार के माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा का एक प्रभावी इच्छा शक्ति में व्यवस्थित और केंद्रित कर पाते हैं। हम अपने अधिकार के मॉडल का अनुकरण या विरोध कर सकते हैं मॉडल का अनुकरण या विरोध कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी शक्ति की अवधारणा को सक्षम और गहन तरीकों से आकार देते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए हमें इस अतिरिक्त अधिकार को एक ठोस उपस्थिति की आवश्यकता है। हम अपने अंदर एक ऐसे हिस्से की जरूरत है जो हमें थके होने पर विस्तार पर भेज दे, सुबह काम के लिए समय पर उठा दे और जब हम भरपेट खा पी लें तो हमें दृढ़ता से मेज से दूर धकेल दे। हमें एक ऐसे हिस्से की जरूरत है जो चुनौतियों का सामना करते हुए इस अधिकार को उचित रूप से
धारण करे और यह समझ सके कि इस विरोध करना है और कब दूसरों के आगे झुकना है। हमें एक ऐसे हिस्से की जरूरत है जो हमारा हाथ थाम सके और हमें अपना भविष्य बनाने में मदद कर सके। हमें एक ऐसे आंतरिक संगठन सिद्धांत की जरूरत है जो हमारे विकास को आकार, स्वस्थ और दिशा देता है। रॉबर्ट वेली आयरन जोन में इस अधिकार को आंतरिक राजा के रूप में वर्णित करते हैं। जब हम एक या 2 साल के थे तब हम अंदाज लगा सकते थे कि हमारे अंदर का राजा जिंदा और ऊर्जावान था। हम अक्सर जानते थे कि हमें क्या चाहिए और हमें इसे खुद पर और दूसरों पर भी जाहिर कर देते थे। बेशक कुछ परिवारों को इस बात की परवाह नहीं होती कि बच्चे क्या चाहते हैं। हमसे ज्यादा लोगों के लिए हमारा राजा शुरुआत में ही मारा गया था। कोई भी राजा हमेशा के लिए नहीं मरता, बल्कि वह गिरकर मर जाता है। जब भीतर के योद्धा के राजा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते तो और 2 या 3 की उम्र में उनसे इतनी मजबूती की उम्मीद कौन कर सकता है, तो वह मर जाता है। जब तक हम सचेतन रूप से अपने व्यक्तित्व के इस आंतरिक भाग का निर्माण नहीं करते, यह उन लोगों के व्यवहार से निर्मित होगा जिनका हम पर अधिकार था। यदि हमारे माता पिता अत्याचारी थे तो हमारी आंतरिक सत्ता या तो अत्याचारी होगी या इसके विपरीत एक पूर्णतः कमजोर या अलग अलग समय पर दोनों के बीच बदल सकती है। यदि हमारे माता पिता अनुपस्थित या निष्क्रिय थे तो हमारी आंतरिक सत्ता भी उतनी ही रिक्त होने की संभावना है। यदि हमारे माता पिता आलोचना और लज्जा के माध्यम से नियंत्रित होते हैं तो उनकी आलोचनात्मक आवाजें हमारे मन में अंकित हो जाएंगी और हर पल की पृष्ठभूमि के रूप में बार बार दोहराई जाएंगी। यदि हमारे माता पिता धोखेबाज और अप्रत्यक्ष थे तो हम स्वयं और दूसरों दोनों के प्रति टाल मटोल और छल करने में माहिर होंगे। इस व्यक्ति का लिंग इस शक्ति को धारण करने के हमारे पिता स्वत्ववादी थे तो हम भय को उन पुरुषों पर अपेक्षित कर सकते हैं लेकिन जिनके साथ हमारा संबंध है। बेटियां अपनी शक्तिहीन मां का अनुकरण कर सकती हैं और अपने पिता के सत्तावाद को अपने प्रेमियों पर आरोपित कर सकती हैं। अपने जीवन में अधिकार के प्रभाव की जांच करने के लिए अपने आप को निम्नलिखित प्रश्न पूछें। पहला, आपके बचपन में केंद्रीय सत्ताधारी कौन था? उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया? आप इस उस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस कर सकते हैं? आप उनके अधिकार के बारे में कैसा महसूस करते थे? क्या आप सम्मान से या डर से उनकी आज्ञा मानते थे? दूसरा, इस अधिकार के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपने विद्रोह किया था, आज्ञा का पालन किया था? आपके जीवन में अलग समय पर यह अलग अलग रहा, इसमें भिन्नता थी। किन परिस्थितियों ने उस परिवर्तन को प्रभावित किया? तीसरा, आपके जीवन में आंतरिक सत्ता अब क्या रूप लेती है? यह इसके अनुरूप है? क्या आप स्वेच्छा से इसका सहयोग करते हैं या प्रतिरोध और आक्रोश के साथ? क्या यह आंतरिक सत्ता आपकी भावनाओं, शरीर की सीमाओं और विस्तार और विकास की आवश्यकता का सम्मान करती है? यह आंतरिक सत्ता अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और क्या इसे और अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है? आप इस सत्ता को अपने जीवन के साथ बेहतर तालमेल में कैसे ला सकते हैं? दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।